जी सबसे पहले तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या लग रहा है आपको, किसकी हवा चल रही है? हवा तो बीजेपी की है। मोदी जी ने सही पूछे तो आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सब सब्जेक्टों पे जोरदार काम किया है। ये कहना बिल्कुल गलत है। इसका राजनीतिक नहीं किया गया है। राम मंदिर राम ट्रस्ट ने बनाया है, सरकार ने नहीं बनाया। सरकार का इसमें सहयोग रहा है। धारा 370 कश्मीर में हटा दी, 35 से हटा दिया। और वहाँ पोजीशन ऐसे पहले पत्थर बरसते थे, सेना मारी जाती थी। आए दिन अखबार में आता था, अखबार में जब देखते थे कि आज 4 सैनिक गए, 4 जवान गए, वो शहीद हो गए। ऐसा नहीं है। मोदी जी ने आज वहाँ फूल बरसते हैं, लोग बाग वो तिरंगा लहराते हैं कश्मीर में। देखिए, जो ईवीएम की बात आप कर रहे हैं जी, तो ये ईवीएम कोई ये तो है नहीं कोई बीजेपी शासित स्टेटों में ही लागू हो रही है जी। ये कांग्रेस शासित जो स्टेट है वहाँ भी ईवीएम से ही वोट डलते हैं। वहाँ के लिए तो कांग्रेस ये नहीं कहती है कि ईवीएम की वजह से बीजेपी सरकार में आ रही है या सत्ता में आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम किया है। सुरक्षा की दृष्टि भारत पहले से बहुत सुरक्षित हो चुका है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार मोदी सरकार। तो ईवीएम पे आरोप लगाने वालों से मेरा एक ही निवेदन है जो मेरे समझ में आता है, एक बार भाजपा को बटन दबा दो। उनको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है तो वो भाजपा को बटन डालेंगे तो ऑटोमेटिक कांग्रेस को चली जाएगा। तो सबसे निवेदन करना, आप भी करना मीडिया के माध्यम से, कि एक बार ही बीजेपी को बटन दबा दो, चेक हो जाएगी मशीन। अगर गड़बड़ होगी तो दूसरी पार्टी को चली जाएगा। मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया कि जो भारतीय महिलाओं को जो सशक्त किया है। आज भारतीय महिलाएं पूरे भारत का विदेशों तक में नाम कर रही है। जो ईवीएम है वो गड़बड़ है। नहीं, अगर ईवीएम है तो फिर तो 400 आनी चाहिए भाई। अगर ईवीएम है तो जो कह दिया वो तो फिर तो 400 आनी चाहिए। कश्मीर अमेरिका है, अमेरिका में 25 से चुनाव होता है। जी, तो लोकतंत्र में भी एक बार 25 से चुनाव होने चाहिए। नहीं सब पर ये तो ईवीएम है, ये तो कांग्रेस शासन में लेके आ गए थे केंद्र में। ओलावट बात ये है, मोदी जी बेस्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी की जो विदेश नीतियां हैं उद्देश्यों में, जैसे मान लीजिए आज, वरना भारत को कौन पूछता था। तो हालांकि उन्होंने देश को काफी ऊंचाई पे लेके गए। हम इन मुद्दों को भूल जाते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। हमारे राष्ट्र के प्रति होने वाला काम, हमारे राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम, और हमारा जो नेता है वो वाकई में एक नेता है जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी को हमारे करने से एक काम और करना चाहिए। जो महंगाई की समस्या दिन प्रतिदिन एक पहाड़ की तरफ बढ़ती जा रही है, वो महंगाई की समस्या कब? भाई एक नारा आपने सुना है, वो मोदी है तो मुमकिन है जी, और वो उन्होंने साबित भी कर दिया जी। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल आज आप सबके बीच हूँ। द गैंगनेट भारत में आप सबका स्वागत है। मुद्दे पर मुद्दा कार्यक्रम में आज हम हैं जयपुर में सांगानेर में। सांगानेर में हम हैं उन लोगों के बीच में जो कहीं ना कहीं सबको न्याय दिलाते हैं, और हमारे मुद्दे पर जो कार्यक्रम है उससे इनसे अच्छी जगह नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी मुद्दे को बारीकी से समझने वाले यहाँ लोग बैठे हैं, दुनिया को न्याय दिलाने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर कि पिछले 10 साल में क्या मुद्दे जिन पर काम हुआ और अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए। जी सबसे पहले तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या लग रहा है आपको, किसकी हवा चल रही है? हवा तो बीजेपी की है। बीजेपी क्यों लग रही है आपको हवा? मोदी जी के जो काम है पिछले 10 वर्षों में जी, वो आम नागरिकों को बहुत पसंद आए हैं जी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी मोदी ने भारत का नाम ऊंचा किया है जी। इसलिए प्रत्येक नागरिक चाहता है कि इस बार वापस मोदी ही आए। ये अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो ना बहुत काम किए, और क्या मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल में आपको लगा जिन पर काम हुआ है? मोदी जी ने सही पूछे तो आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सब सब्जेक्टों पे जोरदार काम किया है। अभी अब थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पे देख रहे थे कि समुद्र के नीचे से ही वो रोड डाल दी, समुद्र के नीचे से रोड डाल दी। और ट्रेनों का जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है और स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, नए सिरे से सारी चीज़ की पुनर्व्याख्या हो रही है। संविधान का भी रूप उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन किया है, समाज को समझाया है कि देश हित में समाज संविधान को कैसे चलाया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का जो सम्मान आज बढ़ा है, आज से पहले कभी भी हमने नहीं देखा। बार बार जो ना विपक्ष जो है ना ये आरोप लगा रहा है कि भाई जो ये राम मंदिर का जो मुद्दा है इसको लेके कि भाई राम जो ना आस्था का केंद्र से पर इन्होंने इसका राजनीतिकरण कर दिया। ये कहना बिल्कुल गलत है।
इसका राजनीतिकरण नहीं किया गया है। राम मंदिर राम ट्रस्ट ने बनाया है, सरकार ने नहीं बनाया। सरकार का इसमें सहयोग रहा है। सरकार के अलावा जो विपक्षी जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों ने ये मुद्दा बनाया है कि राम मंदिर को लेकर के ये आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने जो काम किया है, धारा 370 कश्मीर में हटा दी, 35 से हटा दिया, और वहाँ पोजीशन ऐसी है, पहले पत्थर बरसते थे, सेना मारी जाती थी। आए दिन अखबार में आता था, अखबार में जब देखते थे कि आज 4 सैनिक गए, 4 जवान गए, वो शहीद हो गए। ऐसा नहीं है। मोदी जी ने आज वहाँ फूल बरसते हैं, लोग बाग वो तिरंगा लहराते हैं कश्मीर में। इसलिए मोदी जी ने जो काम किया है, ऐसा काम आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और मैं तो ये कहता हूँ भविष्य में भी मोदी जी आने 5 साल नहीं 10 साल के मोदी जी वापस आएँ और देश के प्रधानमंत्री का पद लेकर सुशोभित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये कह रहे हैं धारा 370 की बात कर रहे हैं जी, धारा 370 की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अभी सीए जो कानून जो लेके आए हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं इससे तो बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, लोग जो ना बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो विदेशों में अल्पसंख्यक हैं और पीड़ित हैं और उनको पीड़ित व्यक्ति, उन पीड़ित लोगों को यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। उसमें सभी शामिल है। उसमें जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और वो बेचारे अल्पसंख्यकों की जो दुर्दशा विदेशों में है, वो उनकी जो संख्या, जैसे हिंदू 11% थे पाकिस्तान में, आज 1% भी नहीं है। और वो जो पीड़ादायक जीवन वहाँ जी रहे हैं, और उनके लिए ये कानून है। और ये कोई भेदभाव वाला कानून नहीं है, और इसमें किसी का कोई रोजगार नहीं जाएगा। देखिए, एक तरफ आप लोग जो ना सभी लोग अब लोग जो कहने के मोदी जी की हवा चल रही है और सभी लोग मोदी जी के पक्ष में बोल रहे हैं। विपक्ष जबकि ये कह रहा है कि भैया ये अगर ईवीएम को हटा दें तो जो ना 100% मोदी जी हार जाएंगे। देखिए, जो ईवीएम की बात आप कर रहे हैं जी, तो ये ईवीएम कोई ये तो है नहीं कोई बीजेपी शासित स्टेटों में ही लागू हो रही है जी। ये कांग्रेस शासित जो स्टेट है वहाँ भी ईवीएम से ही वोट डलते हैं। वहाँ के लिए तो कांग्रेस ये नहीं कहती है कि ईवीएम की वजह से बीजेपी सरकार में आ रही है या सत्ता में आ रही है। तो ये ईवीएम का जो है ये तो बिल्कुल झूठा आरोप है। ईवीएम सबके लिए बराबर है। ईवीएम बिल्कुल सही है, ईवीएम में कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक है कि जनता की ये मंशा है कि तीसरी बार मोदी सरकार बने और 400 पार पे बने, क्योंकि मोदी जो सरकार है, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम किया है। सुरक्षा की दृष्टि भारत पहले से बहुत सुरक्षित हो चुका है। सेना में भारत का बहुत सम्मान है। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी का बहुत सम्मान है। अगर कहीं भी विदेशी यात्रा होती है तो भारत का नेतृत्व किया जाता है। मोदी जी उस विदेश में जाते हैं, वहाँ पर भारत की तरफ से पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। सम्मान पूरा मिलता है, बराबर सम्मान मिलता है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार मोदी सरकार। ईवीएम को लेके जो है ना बार बार आरोप लगाया जा रहा है। और एक आरोप और लगाया जा रहा है, एक तो ईवीएम का कि भाई एक तो ईवीएम को हटा दो, दूसरा आरोप लगाया जा रहा है कि जो केजरीवाल जी को, जैसे कि कई विपक्ष को जो है खत्म किया जा रहा है। बार बार जैसे केजरीवाल जी को जेल भेज दिया, जो विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, इस तरह से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है और ईवीएम पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो, ईवीएम पे आरोप लगाने वालों से मेरा एक ही निवेदन है जो मेरे समझ में आता है। एक बार भाजपा को बटन दबा दो। उनको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है तो वो भाजपा को बटन डालेंगे तो ऑटोमेटिक कांग्रेस को चली जाएगा। तो सबसे निवेदन करना, आप भी करना मीडिया के माध्यम से, कि एक बारी बीजेपी को बटन दबा दो, चेक हो जाएगी मशीन। अगर गड़बड़ होगी तो दूसरी पार्टी को चली जाएगा। और ये मुद्दा भी बड़ा अभी चल रहा है कि केजरीवाल जी को जो ना मतलब विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार। आप कुछ बोलना चाहेंगे? विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, दबाव की राजनीति की जा रही है। 2014 में जब मोदी जी गुजरात के सीएम से भारत के प्रधानमंत्री बने, उनका जो मुख्य मुद्दा था यही था कि जितने भी भ्रष्टाचारी और जिन्होंने इस देश का पैसा हजम कर लिया है उनको जेल में डालें। उसी टारगेट को लेकर के और उसी मुद्दे को लेकर के मोदी जी कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे जिस भ्रष्टाचारी के खिलाफ सबूत मिलते जा रहे हैं उनको अंदर डालते जा रहे हैं। मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया कि जो भारतीय महिलाओं को जो सशक्त किया है। आज भारतीय महिलाएं पूरे भारत का विदेशों तक में नाम कर रही हैं। जयपुर शहर से भी हमारी महिला प्रत्याशी मंजू शर्मा जी बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में हैं
बहुत ही संगठन में काफ़ी लंबे समय से मंजू शर्मा जी ने काम किया है और वो इस बार 2.25 लाख वोटों से विजयी होंगी। ये हमारा पूर्ण विश्वास है सांगानेर विधानसभा से। सांगानेर विधानसभा जी जी। बार बार सब विपक्ष एक आरोप और लगा रहा है, वो कहते हैं सर राम मंदिर की बात करवा लो उनसे, धारा 370 की बात करवा लो उनसे, ठीक है ना, विकास के नाम पे जीरो है, नीलबटा सन्नाटा, कोई विकास का काम पिछले 10 साल में नहीं देखने को नहीं मिला। कांग्रेस और इसे सहयोगी दल जितने भी हैं जी, ये सब झूठ बोलते हैं। आप बताओ एक आध हाँ मैं बता, झूठ बोलते हैं। झूठ ये बोलते हैं कि बीजेपी ने कोई विकास का काम नहीं किया। बीजेपी ने जैसे देखा जाए सड़कों का जो जाल बिछाया है, जाल बिछाया, आज सड़कें देखो, कांग्रेस के राज में सड़कों में खड्डे थे 2-2 फुट के। इंदौर या भोपाल जब जाते थे ना तो 12 से 13 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में पहुंच रहे हैं जी। 6 घंटे पूछ रहे हैं। और 2 सड़कों का जो निर्माण था, डिवाइडर भी बनाया आर पार उन्होंने, एक जो बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक का जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, आज तक 70 साल में कभी कांग्रेस ने नहीं बनाया। मतलब मेरा निवेदन इतना सा है कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को कि थोड़ा विचार करें, वो विचार करके देखें कि बीजेपी ने कितना विकास किया है। अरे एक निवेदन में और कर दूँ, साथ साथ अभी बीच में आपने पूछा था कि जो ये ईवीएम का जो अल्लाह बोल चला रहे हैं कि ईवीएम हटा दें तो कांग्रेस या सहयोग दल सरकार में आ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर ईवीएम के द्वारा ही कांग्रेस या सहयोग दल सत्ता में आते तो कर्नाटक में भी आती बीजेपी, हिमाचल में भी आती, पश्चिम बंगाल में भी आती, उड़ीसा में भी आती, कहीं नहीं आई, वहाँ भी ईवीएम ही थी। अगर ईवीएम ये झूठ बोल रहे हैं, ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे साथी ने कहा कि अगर ईवीएम पे बीजेपी का बटन दबाएं, कोई सा बटन बीजेपी को वोट जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस किसी भी दल को वोट दबाएंगे, वो बटन दबाएंगे, उसी दल को वोट जाएगा। मेरा निवेदन इतना सा आ गया सेवक सहयोग दलों से, थोड़ा विचार करें, सोचे समझें कि बीजेपी ने जो राज किया, काम किया है, उस पर ध्यान लगाकर सब अपना उनका सहयोग करें और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय। ईडी की बात चल रही है, आप तो लोग वकील हैं सभी लोग, कि भैया ईडी भेज देते हैं घर पे, या तो चुप हो जा, बीजेपी शामिल कर ले, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। ईडी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ईडी जो है विपक्ष पे क्यों लागू होती है। जी ठीक बात है। अभी कई कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं जी, तो उन पे वो भी क्या भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि वो तो ये विपक्ष को भ्रष्टाचारी मानते हैं जी। तो मेरा तो ये है कहना कि ईडी है जो ये विपक्ष पे लागू कर रहे हैं मोदी जी, और अब की बार मुश्किल 400 पार नहीं होंगी। कितनी सीटें आ रही हैं? इतने तो नहीं आएंगे, 300 साढ़े 300 के मार्च। सरकार बढ़ रही है तो आप भी मान रहे हैं? सरकार तो बढ़ेगी भी, जो ईवीएम है वो गड़बड़ है। नहीं, अगर ईवीएम है तो फिर तो 400 आनी चाहिए ना भाई। अगर ईवीएम है तो जो कह दिया वो तो फिर तो 400 आनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, अमेरिका है, अमेरिका में पर्ची से चुनाव होता है जी, तो लोकतंत्र में भी एक आपकी बार पर्ची से चुनाव होने चाहिए। नहीं सर, पर ये तो ईवीएम है, ये तो कांग्रेस शासन में लेके आ गए थे केंद्र में, केंद्र सरकार थी। कांग्रेस तो सत्ता बहुत काम किया कांग्रेस ने, तो आज ये कांग्रेस की देन है, विकास सारा कुछ भी नहीं है। आज हमारे भजन लाल जी जीते हैं जी, मैं कोर्ट की बता दूं जी साहब, रोड नहीं है या कोई मैजिक साधन नहीं है जी। और सांगानेर की देखो आप, अभी वहाँ जाओगे ना तो बहुत काबिज है, दुकानदार अतिक्रमण कर रखे हैं जी, जबकि यहाँ से वो अपने मुख्यमंत्री सीएम साहब बने हैं जी। तो मेरा निवेदन है कि वो विकास करे, भजन लाल जी हैं, बने हैं हमारे सीएम साहब और हमारे एमएलए क्षेत्र से बने जी। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो ना विकास का काम होना चाहिए। और अब अपने जो ना अभी फॉरवर्ड करते हुए आते हैं कि अभी हमने जितनी बात की 10 साल के हमने जो ना मुद्दों पर बात की जी। बताइए बोलिए जी, बताइए भाई। मैंने कई बार सुना है कि मीडिया जो है ना, जो पूरी जो चर्चा है उसको प्रसारित करें। बिल्कुल प्रसारित तो हम बोले नहीं पूरी प्रचारित होगी साहब। और यदि के पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के बारे में हो तो फिर बोलने। मैं यहाँ पे आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से आपकी चर्चा, जो भी चर्चा में एक शब्द आपका आएगा। अपना जो मुद्दा है वो किस पे है, ये मुद्दे पर मुद्दा हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पिछले 10 से 15 साल में मुद्दों को छुआ गया है। तो ये है, बताइए। जहाँ तक पिछले 10 साल में है जी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नमेंट है जी साहब, जिसमें कि मोदी जी, क्योंकि एक तो ये हो गया कि मोदी जी या भाजपा है या मोदी जी है। ठीक बात है, क्योंकि भाजपा के ही मोदी जी है। ठीक बात है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री जी है वो है, उन्होंने इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने देश का नाम जो है बहुत ऊपर तक लेके गए हैं किया है, और राष्ट्रीय हित को उन्होंने मेन माना है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बिल्कुल ठीक बात है।
अब जहाँ तक कि ईवीएम के बारे में है, यदि पिछले 10 साल से यदि किसी की पीड़ा है तो उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। जैसे हम 10 साल से गवर्नमेंट में है भारतीय जनता पार्टी, और यदि कोई विपक्षी लोगों को ये पीड़ा है कि नहीं साहब इस ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, तो इसमें क्या दिक्कत है, 1 साल चलो बैलेट पे करा के देख लो, तो उनकी वो तो दूर हो जाएगी ना कन्फ्यूजन। अब इसका मतलब भी ये मैं ये नहीं कहता, हालांकि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है जहाँ तक मेरी सोच है। जी ठीक बात है। लेकिन यदि विपक्ष या बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है, यदि विपक्ष को खत्म कर देंगे, मेरे को तो ये लग रहा है कि जिस हिसाब से हवाएं बढ़ रही है कि प्रजातंत्र आगे चुनाव ही मुश्किल हो। अच्छा, क्योंकि लोगों से ये भी चीज़ें आ रही है कहीं से, अगर साहब ये 5 साल बाद में अब की बार भी ऐसे मान लो 400 पार हो करके, क्या जैसे मान लो 500 पूरी सीटें आ गई भारतीय जनता पार्टी जी, तो कहीं आगे चुनाव को खत्म नहीं कर दे। पर कैसे चुना जाएगा प्रधानमंत्री? हाँ, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की तो कोई बेटा भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है जी। पर यहाँ पे ऑल ओवर पिछले 10 साल मेरा ऑल ओवर बात ये है, मोदी जी बेस्ट है जी, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो वास्तविकताएं हैं, अब इसमें आपने तो ईवीएम के बारे में पूछा, हाँ जी हाँ जी, एक और अब क्या मुद्दा कौन सा बारे में? मैंने धारा 370 की बात कही, मैंने तो बहुत अच्छी करी है, सीए की मैंने बात करी। अच्छा, आप कांग्रेस जो है, सुनो, कांग्रेस जो है वो ये कहती है, तो ये मुद्दे उसके पास भी तो थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। राम मंदिर, कांग्रेस कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। राम मंदिर ऐतिहासिक काम करे हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कई जगह जिस तरीके से अहंकार की भाषा जो आती है ना, भाई मोदी है तो मुमकिन है, भाई इसमें थोड़ा अहंकार झलकता मोदी जी। ठीक बात है, ठीक बात। उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो गई और मोदी जी के नाम से एक पार्टी और बन गई, और यदि इसी तरीके से रहा तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। जिस तरीके से अन्य पार्टियों में से निकल के बनी है, उसी तरीके से एक दिन भाजपा के अंदर से भी फूट करके कोई पार्टी बन जाए। ठीक बात है, ठीक बात। ये तो लोकतंत्र है। वैसे ऑल ओवर मैं इस बात के इस बात में पूर्ण रूपेण मैं अंतरात्मा से है, हालांकि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ राम नहीं मंदिर हूं। से संतुष्ट है? मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, मैं प्रश्न पूछा, राम मंदिर से संतुष्ट क्यों नहीं होंगे? जी ठीक बात है। राम मंदिर से संतुष्ट है, वो जो वहाँ पे, हालांकि मुझे तो जमीन लेनी नहीं है, लेकिन 370 से भी संतुष्ट है। मोदी जी की जो विदेश नीतियाँ हैं उद्देश्यों में, जैसे मान लीजिए आज, वरना भारत को कौन पूछता था, तो हालांकि उन्होंने देश को काफ़ी ऊंचाई पे लेके गए हैं, लेकिन विपक्ष को भी साथ में उसको मतलब मौका देना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पे वो कर रहे हैं तो उसमें ईवीएम के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ईवीएम के नहीं है तो उनको ये कह के देख लो भाई, या तो आप लोग इन मशीनों की तो दो ही मुद्दे, या तो ईवीएम है या फिर उनमें से किसी को मंत्री बना दें, विपक्ष से भी मंत्री बनाने ले, जैसे कि नेहरू जी ने बनाया था। एक और केडिया जी ने बहुत बढ़िया बात कही जी, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अब ये जो ईडी के ये जो है मामले, देखो पूर्ण रूपेण कोई भी दूध का दुलावा नहीं है, और इस बात को हम भी जानते हैं कि राजनीति बिना पैसे से नहीं चलती है, लेकिन बराबर न्याय होना चाहिए जी। भाई जो भारतीय जनता पार्टी में है उनके खिलाफ जांच नहीं हो तो क्या सारे भ्रष्टाचारी और ही हो गए, ये शुद्ध पाक हो गई, ये भी गलत। जी जी, धन्यवाद। बार बार आरोप लग रहा है कि जो विपक्ष है ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो ना राम मंदिर का मुद्दा भी ठीक है, लेकिन एक भाई ये जो ना कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर धर्म को लेके ही काम कर रहे हैं, धर्म की बात करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो मुझसे पहले वक्ता थे उन्होंने एक बात ये कही कि साहब भारतीय जनता पार्टी या मोदी, जब हम एक नेत्री की नाक को लेके हम राजनीति कर सकते हैं कि साहब एक संगठन विशेष की जो नेत्री हैं उनकी नाक अपनी दादी से मिलती है, पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, उनकी नाक उनकी दादी से मिलती है, उनका चेहरा उनकी दादी से मिलता है, हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा वो 2 व्यक्ति हैं, तब सामने वाली पार्टी नहीं कहती कि साहब ये कोई गांधी परिवार की बात कर रहा है या किसी संगठन विशेष की बात कर रहा है। और जहाँ हम मोदी जी की बात करने की बात करते हैं तो वहाँ वो लोग कहते हैं कि साहब नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ मुद्दों की बात करते हैं, मोदी जी ने वाकई में भारत में ज्वलंत जो मुद्दे हुआ करते थे, ये थे शब्द काम में लिया जा रहा है, उन सबको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। धारा 370, राम मंदिर, अपना CAA, 3 तलाक
और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी साथी ये जो वक्ता है उन्होंने कहा कि साहब आप ईवीएम से करवा के देख लीजिए। हमारे यहाँ पर ईवीएम से भी चुनाव हुए हैं। हमारे यहाँ ईवीएम से भी चुनाव होने के पहले बैलेट पेपर पे चुनाव हुए हैं, और बैलेट पेपर चुनाव होने पर भी यहाँ पर जो सरकारें बनी हैं वो सभी के सामने हैं। कोई व्यक्ति किसी तरीके से यहाँ कोई काम करता है, राजनीतिक संगठन को काम करके राष्ट्र को आगे बढ़ाता है, तो वहाँ उस चीज़ को हम लोग गौण कर देते हैं कि साहब ये काम ऐसा हुआ। हम सिर्फ इस बात पे ध्यान देते हैं कि साहब ये फलाना आदमी है, इसने इसको काम को ऐसे कर दिया, इस काम को इसका जो करने के बाद में ये परिणाम हो गए। हम इन मुद्दों को भूल जाते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। हमारे राष्ट्र के प्रति होने वाला काम, हमारे राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम, और हमारा जो नेता है वो वाकई में एक नेता है जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इन्होंने स्लोगन पकड़ लिया, भाई मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन नहीं है। मोदी जी ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मोदी जी ही उन्हीं मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्ति हैं जिन पर वो काम कर सकते थे। मोदी जी से पहले वो जो सरकार थी वो भी कर सकती थी, राम मंदिर का पूरा निर्माण, वो भी 370 हटा सकती थी, वो भी आपका सीए लागू कर सकती थी, वो भी विभिन्न मुद्दे जो आज कह रहे हैं कि साहब उस समय ऐसा नहीं हुआ, उस समय ऐसा होना चाहिए था, तो ये मुद्दे वही हैं जो सामने वाली पार्टी कह रही है। ये सवाल इच्छा शक्ति का है और सवाल जो है ना बात का है। अब हम एक नए विषय पर हम लोग आ रहे हैं। इस विषय के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक 10 साल में जो हुआ, 15 साल में जो हुआ वो बात ठीक है। अभी जो है मोदी जी और जो है अमित शाह जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक बात कह रहे हैं कि हमारे अगले 5 साल ऐतिहासिक फैसले वाले होंगे। हम बात करते हैं आने वाले मुद्दों की, भविष्य की, कि आप लोगों के हिसाब से, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मुझे नहीं पता किसकी सरकार आएगी, कैसी आएगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, क्या वो मुद्दे होंगे जिन पर काम होना चाहिए, जो रह गए हैं वो मुद्दे, अब कौन कौन से मुद्दों पे ऐतिहासिक फैसले कौन से होने चाहिए जिससे कि देश विकास की तरफ अग्रसर बढ़े, उन मुद्दों पर अपन चर्चा करते हैं। बताइए सर, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कि होने चाहिए? पहला मुद्दा चीन और भारत का है। चीन और भारत का जो सीमा का विवाद है वो मुद्दा तय करेंगे। बीजेपी रहेगी तो ही तय होगा। कांग्रेस ने आज तक ऐसे मुद्दे तय नहीं किए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। दूसरा मुद्दा पाकिस्तान वाला है, जो पाकिस्तान और भारत के बराबर बार बार में ये विवाद रहता है। उस मुद्दे को मोदी के अगले 5 साल में मुद्दा भी तय हो जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी जी ने अपना नाम कमाया है, उसके आधार मोदी जी एक सर्वोच्च नेता विश्व में माने जाएंगे। इसीलिए मेरा कहना तो यही है कि अब की बार मोदी जी को ही 400 पार के बहुमत दे करके आगे बढ़ाएं। और जय हिंद, जय भारत जी। कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं जो भविष्य में होने चाहिए, भविष्य में जो मुद्दों पर काम होना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में एक आशा की किरण पैदा हुई है, और आशा की किरण पैदा की है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने जो ये सोचते थे कि भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उस पर उन्होंने सर, भविष्य के मुद्दों पर बात करेंगे। भविष्य के वो बड़ा लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में जितना अपन भविष्य में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? भविष्य में सबसे बड़ी बात है एक देश एक विधान, एक देश एक कानून पे काम होना चाहिए। इस पे काम होना चाहिए। एक अभी बात आ रही है कि भी ये जो है एक देश और एक चुनाव पे काम होना, ये आप लोग सहमत है इस चीज़ से? हम सहमत हैं। इस देश का जो जनता का जो बहुत पैसा है टैक्स का, और ये जो पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा, इन सब के चुनाव एक साथ हों ताकि देश का जो पैसा है वो गरीब जनता के काम आए। एक देश एक चुनाव, एक देश एक विधान, इसके अलावा और क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों पर अभी भविष्य में काम होना चाहिए? मेरा मानना है समान नागरिक संहिता जी, जो आज देश के लोगों को जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में, गरीब अमीर में बांट रही है, वह एकसार रहे, सभी को समान रूप से चिकित्सा मिले, सभी के समान रूप से टैक्स लगे, सभी को समान रूप से सारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा हर व्यक्ति को दी जाती हैं, वो है पर मोदी जी को काम करना आवश्यक है। और महिलाओं के लिए भी जो मोदी जी बराबर का दर्जा दें, उनको महिला और पुरुष को लिंग के आधार पर कोई भेद देश में नहीं होना चाहिए, उनको बराबर की श्रेणी में रहे जी। एक देश एक कानून, माहौल, महिला, और क्या मुद्दे होने चाहिए? देखो, ये जितने भी मेरे से पूर्व में जो वक्ताओं ने कहा ये एकदम सही है। देश में विकास होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है महंगाई की समस्या।
हम में उस मुद्दे को भटक के एक दूसरी तरफ की डेडलाइन की तरफ जा रहे हैं। आज करें मंदिर की जगह मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी है, हमारी आस्था का प्रश्न है, मोदी जी ने बनाया है, वो सबके लिए बहुत अच्छी है। दूसरे समान नागरिक संहिता है, वो भी होना चाहिए। इसके अलावा एक विधान एक संविधान, एक ही पूरे राष्ट्र के अंदर एक ही चुनाव होने चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की। ये दोस्तों एक चीज़ है, ये पापी पेट है। जब तक इसी पापी पेट के अंदर अन्न नहीं जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, 24 टाइम का घर पे भी जाएंगे तो बीबी कहती है खाना लाओ, बच्चे कहते हैं पापा ये चीज़ लाओ। वो महंगाई की समस्या अगर कम नहीं होगी तो देश के अंदर बड़ी विचित्र स्थिति आ जाएगी। तो आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो पूर्व वक्ताओं ने जो कहा वो तो अपनी जगह ठीक है। मोदी जी को हमारे कहने से एक काम और करना चाहिए। जो महंगाई की समस्या दिन प्रतिदिन एक पहाड़ की तरफ बढ़ती जा रही है, वो महंगाई की समस्या कम होनी चाहिए। आज कोई भी आम नागरिक कहीं पे भी कोई सामान परचेज करने चल जाए या कुछ भी करने चल जाए, वो सातवें आसमान में दाम बढ़ रहे हैं, तो उन पे थोड़ी महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। जी बताएं, और किस विषय पर काम होना चाहिए, कुछ मुद्दों पर काम होना चाहिए? अब भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट पहले भी आ गई, अब की बार और भी पार की। जी 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 जी। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो दो चीज़ पे यदि काम करे, एक तो जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कानून बने, जी जी, एक जवाबदेहिता का ऐसा कानून बने। क्योंकि आज क्या है कि कोई भी, जैसे मैं जिस परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हूँ जुडिशरी से है। जी सर, जी सर। तो हमारे जुडिशरी में क्या है कि सभी तरीके के काम होते हैं, तो किसी की जवाबदेहिता इस तरीके से हो कि यदि किसी ने गलत करा है तो उसको उसके प्रति वो जवाबदेही हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ मैं, जैसे खेती के अंदर एक म्यूटेशन लेकर नामांकन की एक प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे पटवारी ने नामांकन भर दिया, गिरदावर ने उसको तस्दीक कर दिया और तहसीलदार जी ने खोल दिया और वो म्यूटेशन गलत हो गया कोर्ट लेवल पे जा करके, तो उसमें फिर आम जनता पिसती रहती है, लेकिन उसकी जवाबदेहिता नहीं है। किसी भी गलत काम को मैंने कर दिया, उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए जी। उससे क्या है कि एक खौफ पैदा होता है आदमी के अपने कर्तव्यों के प्रति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी सर। जवाबदेहिता और जनसंख्या, ये दो पे जरूर काम करना चाहिए। क्या मुद्दे होने चाहिए? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, धरती पे भी देखेंगे, महंगाई भी अपने आप में एक मुद्दा है, वास्तव में कहने योग्य बात है। मोदी जी को ध्यान देना चाहिए और टैक्सेस सिस्टम के अंदर खासकर जो डेली यूज आने वाली चीज़ें हैं उन पे टैक्सेस कम होने चाहिए जी। और सुविधा भोगी जो चीज़ें हैं उन पे आप चाहे टैक्स बढ़ा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लग्जरियस है। और आम दिन की ज़रूरत सुबह से लेकर शाम तक, रसोई से लेकर जीवन में जीने वाली चीज़ें, अस्पताल से दवाइयाँ हैं, दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, इन पे टैक्सेस कम होने चाहिए जिससे आम जनता का जीवन स्तर ठीक हो सके जी। आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। क्या मुद्दा होना चाहिए? राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने 90 दिन के अंदर बहुत अच्छा काम किया। पेपर लीक के मामले में उनका एक ऐतिहासिक काम रहा पूरा हिंदुस्तान में। जो आज ऐसा ही थानेदार बन के बैठे थे, वो ट्रेनिंग ले रहे थे, उस ट्रेनिंग में से उनको अरेस्ट किया, वो थानेदार बन जाते, ऐसा ही बन जाते तो चांदी कूटते। उनको ये पता नहीं कौन से रूम में मेरा एग्ज़ाम हुआ है, कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन सा किस जगह से एंटर आया है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 सीटें मिलेगी, क्योंकि किसान का बेटा अपनी माँ के अपने जेवर बेच के, ज़मीन बेच के एजुकेशन के लिए जयपुर आता है और जयपुर आके वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद में पूरी तैयारी के साथ रहता है और पहले पेपर लीक हो जाता है तो उसका तो पूरा परिवार ही तबाह हो गया। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का एक ऐतिहासिक और सराहनीय काम है जो पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए जी। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे होने चाहिए भविष्य के लिए, क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो बेरोजगारी का है मेन। तो मोदी जी है तो भाई एक नारा हमने सुना है, मोदी है तो मुमकिन है जी, और वो उन्होंने साबित भी कर दिया जी। एक आम कार्यकर्ता जो साधारण विधायक था उसको मुख्यमंत्री बना के मोदी जी ने साबित कर दिया। उससे हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के बच्चे को मोदी जी जो उम्मीद है कि भविष्य में 5 साल जो हमारे हैं वो स्वर्णिम होंगे और उनके भविष्य के लिए बहुत बढ़िया योजनाएं शायद मोदी जी लाएंगे। विशेषकर जो बेरोजगार थे उनको आसबंदी है कि अब तक जो पेपर लीक हो रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थी सरकारें, पैसा दे के नौकरियाँ लग रहे थे, उनका भंडाफोड़ आज इन्होंने किया है। तो हर
व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारी भी नौकरी लगेगी। तो 5 साल मोदी है तो मुमकिन है साहब। जी, अंतिम आपसे कि क्या भविष्य में, क्या आगे आप 5 साल में कौन से ऐतिहासिक फैसले लेने चाहिए, किन विषयों पर काम होना चाहिए? देखिए, विगत 5 सालों में जो भी काम हुआ वो सारे ऐतिहासिक रहे, पर अभी हमारे यहाँ 3 मुद्दे जो हैं वो बहुत ही ज्वलंत हैं। पहला मुद्दा है समान नागरिक संहिता, दूसरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ पर 59% जो है वो आय और जो वर्ग है वो कृषक वर्ग है। तो हमारे यहाँ जो अभी कृषि संबंधित कानून आया था और विभिन्न राज्यों में उसका विरोध हुआ, कुछ पक्ष में रहे कुछ विपक्ष में रहे, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित होगा कि हम लोग हमारे कृषक को, हमारे अन्नदाता को संतुष्ट कर पाएँ। और तीसरा मुद्दा जो जल जीवन मिशन, भारत के विभिन्न राज्यों में वर्तमान संकट जो भी आ रहा है वो जल संकट है। तो हमारे आगामी 5 साल में हम जो 3 मुद्दे देखना चाह रहे हैं कि सभी कानून, सभी न्याय और सभी व्यक्ति विशेषों के प्रति एक समान संहिता बने और हमारा कृषक बहुत अच्छे तरीके से, हमारा अन्नदाता, हमारा कृषक हमारा भरण पोषण कर पाए, उसके लिए सारे के सारे जो नियम हैं, कायदे हैं, उसके फ़ायदे के लिए हों। और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति को जल मिल सके। हर राज्य में पानी का जो संकट उत्पन्न, जैसे बेंगलोर में इस समय पानी का बहुत बड़ा संकट है, तो ये एक इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिसकी हम आशा करते हैं कि आगामी 5 साल में वो काम पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं हमने पुराने मुद्दों पर बात करी, जिन पे राम मंदिर निकला, जन्मभूमि का मुद्दा निकला, इसके अलावा 1370 का मुद्दा निकला, सीए का मुद्दा निकला। लेकिन आने वाले में जो है 5 साल है, लोगों का कहना है कि महंगाई पर काम हो, आपके जो है बेरोजगारी पे काम हो, इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो अभी कही कि जवाबदेही पर काम होना चाहिए, जवाबदेही तय हो, हर किसी की जवाबदेही तय हो। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पर आज हम सबने चर्चा करी। मुझे लग रहा है सब चीज़ें जरूरी, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर इन मुद्दों को लेके आना है तो हर व्यक्ति का वोट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम इस चैनल के माध्यम में आप सबके साथ में जयपुर की जनता, जो राजस्थान की जनता से 100% मतदान की अपील करेंगे। और मैं बोलूँगा पहले कि भाई पहले मतदान फिर जलपान, इस चीज़ को अपन लोग दोहराएंगे। ठीक है सर, एक साथ में पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, ये सब हमारे साथ थे जयपुर के सांगानेर विधानसभा के अंदर हम मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।